हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि स्टोमेटा जो होते हैं वो कैसे खुलते हैं या कैसे बंद होते हैं। इसके बाद की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म का नाम है जिसको प्रपोज किया था जिर्थ ने 1963 के अंदर। उन्होंने इसे कनेक्ट किया था सीधे कहाँ से, फोटोसिंथेसिस से इनको बेसिकली इसे कनेक्ट किया था। और इसके अंदर उन्होंने, अगर मैं एक बेसिक चीज बताऊं या एक बेसिक रूल बताऊं तो आप लोगों को पता है कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस में दो तीन चीजें होती हैं, PS1 PS2, ठीक है। यानी कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 होता है। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है डार्क रिएक्शन और एक होती है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे ओवरऑल अगर हम बात करें कि जहां पे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, और लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे एसिमुलेशन पावर बन रही है, ठीक है। और ये एसिमुलेशन पावर जो होती है दो प्रोसेस में बनती है। एक तो होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि यहाँ पे रिडक्शन होता है। इस चीज को समझने से पहले आप लोगों ने होपफुली फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी जहां पे आपको फोटोसिंथेसिस बहुत क्लियर हो जाएगा। सो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में बेसिकली बेटा क्या होता है, यहाँ पे इस मैकेनिज्म में क्या समझाया हुआ है, इस मैकेनिज्म में बेसिकली ये समझाया हुआ है कि यहाँ पे ओवरऑल क्या बनता है, ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, ठीक है। और ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बनता है, आगे जाके ग्लाइकोलेट बनता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया एग्जैक्टली यहाँ पे कि एक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं नॉर्मल सी, तो लाइट रिएक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पे इसको हम बोलते हैं एसिमुलेशन पावर। एसिमुलेशन पावर दो चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, एक तो होता है ATP और दूसरा होता है NADPH, ठीक है। यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये दो चीजें बनती हैं, और ये कहाँ बनती है बेटा, ये बनती है ग्रेना के अंदर, और वहां से ये आगे मूव होती है स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन होता है। तो इससे क्या रिलेशन है, तो जेंथ ने एक छोटी सी चीज बताई थी यहाँ पे कि ओवरऑल जो NADP है और ADP है ये आगे कन्वर्ट हो जाते हैं NADPH और ATP के अंदर, जहां पे ऑक्सीजन जो होती है रिलीज होती है। तो ये किसमें आता है, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर ये आता है। अब यहाँ पे जो ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, ठीक है, ये ग्लाइऑक्सिलेट आगे कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ग्लाइकोलेट प्लस NADP के अंदर, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें कि ग्लाइऑक्सिलेट किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो ये ग्लाइऑक्सिलेट है, ठीक है, ये अगेन जो ओवरऑल जो यहाँ पे हाफ O2 निकली थी, इस हाफ O2 के साथ भी यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो भी यहाँ पे क्या बनता है, ग्लाइकोलेट बनता है। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी रिलीज होता है, और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये इसका जो डिकम्पोजिशन होता है, और ये H2O प्लस हाफ O2 के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो ओवरऑल ये वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर इन्होंने ये बोला था कि भाई जो ये ग्लाइकोलेट बनता है इसी से ही कोई रिलेशन होता होगा, जिससे क्या हो रहा है कि स्टोमेटा खुलते हैं या बंद होते हैं। आगे जाके इस हाइपोथेसिस को कोई खास वेटेज नहीं मिली, क्योंकि ये क्लियरली समझा ही नहीं पाए थे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, मतलब वो समझाना क्या चाहते हैं। इसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो है एक्टिव पोटेशियम थ्योरी। एक्टिव पोटेशियम थ्योरी जो है इसके बारे में हम आगे इंपॉर्टेंटली बात करने वाले हैं, तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं पोटेशियम आयन थ्योरी के बारे में।
तो बेटा जो ये वाली थ्योरी थी, यानी कि जिसके अंदर हमने बात की थी, जो जेलिट थ्योरी थी, जेलिट थ्योरी ने एक, मैंने पहले कहा था कि इनकी थ्योरी पे कोई खास तवज्जो नहीं आई थी, तो इन्होंने बेसिकली यही चीज कही है ओवरऑल कि यहाँ पे जो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है वो अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होने की वजह से जो ओवरऑल, जो अगर हम लोग बात करें कि ये ग्लाइकोलेट से ही क्या होता है कि ओपी कंसेंट्रेशन जो होती है वो आगे बढ़ती है। सो इन्होंने यहां तक बात करी कि भाई सबने कहा कि जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स है इसके अंदर ओपी कंसेंट्रेशन बढ़ती है, और इन्होंने इस चीज को किस तरह से मॉडिफाइड कर दिया, इन्होंने इस चीज को इस तरह से मॉडिफाइड कर दिया कि ओपी की कंसेंट्रेशन किससे बढ़ रही है, ग्लाइकोलेट से बढ़ रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे मतलब इन नट एंड शेल के अंदर अगर हम बात करें कि इन्होंने भी कोई बहुत ही हमें विस्तार से नहीं बताया था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो अब तक का जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसी क्रिटिसिज्म को ही आगे कंटिन्यू रखा गया कि भाई किस तरह से ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे ओपी बढ़ रहा है, कितनी कार्बोहाइड्रेट बन गई यहाँ पे जिससे कि आगे जो स्टोमेटा है वो ओपन हो रहे हैं या क्लोज हो रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो थे वो वही रहे। इसके बाद में जो मेन थ्योरी आई थी, जिस थ्योरी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, एक्टिव पोटेशियम थ्योरी नाम दिए। चलिए हम उसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए बच्चों, तो अब जो सेकेंड मतलब जो ओवरऑल आई थिंक फिफ्थ थ्योरी जो थी वो दी थी लेविट ने 1974 के अंदर, द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी एवर। ठीक है, यानी कि इस थ्योरी को हम अब तक भी मान के चल रहे हैं कि यही थ्योरी ही होती होगी कि स्टोमेटा के ओपन या क्लोज होने में। तो ये वाली सारी बात खत्म हो चुकी थी कि किसी तरह का कोई यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह का कंसंट्रेशन कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, ना ही किस तरह का ग्लाइकोलेट बढ़ रहा है जो कि कम या ज्यादा हो रहा है। ओवरऑल हो क्या रहा है समझिए। यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें तो जो स्टार्च है, ठीक है, ये आगे कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आगे कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। ठीक है, आई रिपीट, स्टार्च कब बनता है, स्टार्च यहाँ पे बनता कैसे है कि जब भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से आगे क्या बनता है, स्टार्च। स्टार्च जो है फिर वो आगे से वापस से कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली स्टार्च जो है ये एक तरह की स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंटर कन्वर्जन हो सकता है कि ग्लूकोज से स्टार्च और स्टार्च से ग्लूकोज, यहाँ पे इसका इंटर कन्वर्जन जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि फोटोसिंथेसिस जब भी होता है, जितना फूड पौधे की जरूरत के अकॉर्डिंग है उतना फूड जो है वो पौधा काम में ले लेता है, और बाकी के फूड को वो स्टोर कर लेता है किसकी फॉर्म के अंदर, बाकी के फूड को वो एज अ स्टार्च सेव कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग हमारी बॉडी के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, और जो एक्सेस ग्लाइकोजन होता है और बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है फैट की फॉर्म में, और ये प्रोसेस कौन कराता है, ये प्रोसेस कराता है आपका लीवर। तो ये तो हो गया एनिमल में। प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से अगेन क्या बना, स्टार्च बना, स्टार्च से अगेन क्या बना, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज से बनता है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट बनता है। ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम और H2O और CO2 की प्रेजेंस के अंदर ओवरऑल यहाँ पे क्या बन जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, OAA बोलते हैं। ठीक है, आई रिपीट, यहाँ पे क्या बन रहा है, जो पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन गया, OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है। सो फाइनली यहाँ पे मैलिक एसिड बनता है, और ये मैलिक एसिड एक तो क्या बनाता है, मैलेट आयन, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये क्या बनता है, मैलेट आयन, और प्लस यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो एग्जैक्टली अगर हम बात करें जो मैलिक एसिड है,
कोई भी एसिड जब भी, वो एसिड क्यों कहलाता है, क्योंकि वो एच आयन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो मैलिक एसिड है वो भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो एच आयन प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में यहाँ पे क्या बनता है, मैलेट आयन बनता है। सो ओवरऑल पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे आगे ओवरऑल क्या बनते हैं, अगर हम लोग बात करें तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टोमेटा की ओपनिंग और यहाँ पे स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है। क्लियर है ये वाली बात, पक्का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग जो है वो किस तरह से हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिस्कस लेटर। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे है एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इससे पहले वाले जो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, आप लोगों ने होपफुली वो लिख लिया होगा। तो अब उसके अंदर एक बार देखिए, वहां पे मैंने क्या कहा था कि स्टार्च से ओवरऑल क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है, ठीक है। मैलिक एसिड दो पार्ट के अंदर टूटता है, किसके अंदर, एक तो मैलेट आयन और एक टूटता है एच आयन के अंदर। तो यहाँ पे मैलेट आयन एनायन जानते हो ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एच आयन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे एटीपी जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एटीपी का यूज होता है क्योंकि ये एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमेशा यानी कि सक्रिय अभिगमन में हमेशा किसका यूज होता है, एटीपी का यूज होता है। सो ओवरऑल जो यहाँ पे एटीपी है, एटीपी आते हैं यहाँ पे एपिडर्मल सेल से, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जो पोटेशियम आते हैं वो कहाँ से आते हैं, एपिडर्मल सेल से आते हैं। तो पोटेशियम आ गया एपिडर्मल सेल से, जैसे ही पोटेशियम गार्ड सेल्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है गार्ड सेल्स का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल क्या कहते हैं, ज्यादा हो जाए। अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या हुआ कि पानी जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू हो गया, और जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर एंडोस्मोसिस होने लगा तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जो गार्ड सेल्स है वो कैसी हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, यानी कि मोटी हो जाएंगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। भाई मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये चीज बताई थी कि मान लो अगर मेरा हाथ जो है इज अ काइंड ऑफ अ स्टोमेटा, तो ये जो है ये गार्ड सेल्स है, रक्षक कोशिकाएं हैं। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ प्रेशर बढ़ेगा तभी तो ये ओपन होगा, यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल एक स्फीत दाब बढ़ता है, किसकी वजह से बढ़ता है, एंडोस्मोसिस की वजह से बढ़ता है स्फीत दाब। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है, अंतःपरासरण होता है। दोबारा से समझो, मैंने कहा स्टार्च मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है, मैलिक एसिड मैलेट आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेशियम पंप और हाइड्रोजन पंप काम में आएंगे, एक्सचेंज होता है आयंस का, हाइड्रोजन बाहर गए और पोटेशियम अंदर आ गए, ठीक है। पोटेशियम के अंदर आने का जो प्रोसेस होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि ये एक तरह का सक्रिय अभिगमन होता है। अब पोटेशियम यहाँ पे अंदर आ गए, पोटेशियम के अंदर आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ओपी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से बाहर से अंदर पानी आने लगेगा। सो ओवरऑल एंडोस्मोसिस होगा यहाँ पे, इसकी वजह से एंडोस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल्स मोटी हो जाएंगी, और इसी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगी। क्लियर। क्लोजिंग के अंदर जैसे इसका उल्टा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे मैलिटेशन आयन जो होगा ये बनना, ये कब हो रहा है, जब भी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है स्टोमेटा के ओपन होने की, तो इधर की तरफ यहाँ पे एटीपी की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही एटीपी की सप्लाई स्टॉप होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जो कि यहाँ पे पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा था एपिडर्मल सेल से,
वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना जो है वो बंद हो जाएगा। पोटेशियम की एंट्री स्टॉप होगी, उसी के साथ में ओपी प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओपी प्रेशर डिक्रीज होगा, इसके साथ साथ ही एक्सोस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पानी यहाँ आया था वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, और इसी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? पक्का? दोबारा से समझ लो कि जो मैलिक एसिड जो है जो वैक्यूल के अंदर है ये आगे डिवाइड हुआ, लेकिन एटीपी की सप्लाई नहीं हुई। एटीपी की सप्लाई नहीं हुई तो पोटेशियम आयन नहीं आया, पोटेशियम आयन नहीं आया तो ओपी का प्रेशर नहीं बढ़ा, ओपी का प्रेशर नहीं बढ़ा तो एक्सोस्मोसिस हो गया। एक्सोस्मोसिस में यानी कि बाह्य परासरण में वाटर बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया तो जो स्फीत दाब है वो कैसा हो गया, कम हो गया, और स्फीत दाब के कम होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज हो गए। सो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, ये पोटेशियम आयन का प्रोसेस है। और यहाँ पे हम लोग ये बात करके चलते हैं कि जो एटीपी की सप्लाई होती है ये होती है रेस्पिरेशन से, एटीपी की पूरी कंप्लीट सप्लाई हो जाती है। सो ओवरऑल यहाँ पे आपकी सारी हाइपोथेसिस खत्म होती है कि स्टोमेटा जो होते हैं ये ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्टोमेटा के ओपनिंग या जो क्लोजिंग होने के कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तब तक के लिए स्माइल करने का और अच्छे से पढ़ाई करने का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।